एक किस्सा जो राजा महाराजाओं से शुरू होता है, एक किस्सा जिसमें आजादी की लड़ाई है, एक किस्सा जिसमें तवायफें अपने हक के लिए लड़ती हैं, और एक किस्सा कि कैसे जिसको समाज ने खुद से अलग कर दिया, देश के लिए जरूरत पड़ने पर उसने अपने खजाने तक खोल दिए। ये किस्सा है हीरा मंडी का, और साथ ही भारत की उन बेटियों का जिन्होंने इस मुल्क को खुद से भी ऊपर समझा, लेकिन दुनिया ने उन्हें नाम दिया तवायफ। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड सीरीज हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है, जिसके बारे में हर सिनेमा लवर बात कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है हीरा मंडी की असल कहानी आखिर है क्या? इस सीरीज की कहानी महज एक कहानी नहीं, कहानियों के साथ भी कई किस्से जुड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे हीरा मंडी के तार मुगल बादशाह अकबर से लेकर महाराजा रंजीत सिंह तक जुड़ते हैं। हम में से ज्यादातर को नहीं पता होगा कि कैसे आजादी की लड़ाई में देश की तवायफों ने अहम भूमिका निभाई थी, और कैसे एक तवायफ ने गांधी जी की आजादी की लड़ाई के लिए आर्थिक योगदान दिया। 1947 के बाद हीरा मंडी की एक तवायफ ने कैसे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान फूकी, और फिर कैसे 1978 में जिया उल हक के एक फैसले ने तवायफों की जिंदगी तबाह कर दी। आज इन्हीं सब किस्सों के बारे में आपको बताएंगे वीएनएम टीवी की स्पेशल शो फ्राइडे अड्डा में। किस्सा शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि तवायफ और वैश्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राचीन भारत की बात करें तो तवायफों को छोटी उम्र से ही संगीत, नृत्य, फैशन, कविता, हाजिर जवाबी, शिष्टाचार, भाषा और साहित्य का प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी ये महिलाएं उस वक्त की कुलीन महिलाओं से भी ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी लड़कियों को अपनी यही कला सिखाती चली आती थी, ताकि जब कुलीन वर्ग के लोग इनकी संगत में आए तो वो अजरज में पड़ जाएं। अब इस किस्से की शुरुआत करते हैं लाहौर की हीरा मंडी के इतिहास से। संजय लीला भंसाली की सीरीज में दिखाई गई हीरा मंडी लाहौर में मौजूद है, जो 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हीरा मंडी की शुरुआत होती है सन 1584 से, जब मुगल बादशाह फतेहपुर सिकरी छोड़ लाहौर में आकर बस जाते हैं। उस वक्त लाहौर मुगल सल्तनत की राजधानी था, और उसके पास ये दर्जा 1598 तक रहा। इस दौरान अकबर ने लाहौर में अपने दरबारियों और अमीरों के लिए रिहायशी मोहल्ला बनवाया, जिसे नाम दिया गया शाही मोहल्ला। अब जहां मुगल सल्तनत के अमीर रहते हो, वहां मनोरंजन का साधन तो जरूरी था। ऐसे में काबुल से तवायफों को यहां लाया गया और मुजरे का दौर शुरू हो गया। उस वक्त तवायफों की इतनी इज्जत हुआ करती थी कि लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए तवायफों के पास भेजा करते थे। तवायफों का ये दौर 18वीं शताब्दी तक चला, लेकिन जब 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने रास्ते में लाहौर को भी तबाह कर दिया। अफगानों ने अपने शासन के दौरान लाहौर में वैश्यालय खोले, जिससे तवायफों का काम बंद हो गया। लगभग 40 साल तक लाहौर में यही स्थिति रही। फिर 16 जुलाई 1799 को महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और सिखों का शासन शुरू हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के काल में फिर से मुजरे का दौर लौट आया और तवायफों का चलन फिर से शुरू हो गया। उस वक्त नाचने वालियों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता था। पहली कैटेगरी थी तवायफों की, यानी वो लड़कियां जो सिर्फ शाही लोगों के लिए परफॉर्म करती थी, और दूसरी कैटेगरी उन महिलाओं की थी जो निचले तबके के लोगों के लिए परफॉर्म करती थी। इन्हें कहा जाता था कंजरी। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में तवायफों को काफी इज्जत की नजर से देखा जाता था। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, ग्रांट के तौर पर जमीन दी जाती थी, और लाहौर की कोर्ट में भी उन्हें ओहदे मिलते थे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह ने 2 मुस्लिम तवायफों से शादी तक की थी, जिनमें से एक थी मोरन सरकार और दूसरी थी गुलबहार बेगम। यही नहीं, मोरा सरकार, जिन्हें बीबी मोरन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने काल में एक पुल बनवाया था, जिसे पुल कंजरी कहा जाता है। ये पुल वाघा बॉर्डर के पास है, और गुलबहार बेगम की शाही कब्र आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन सिख अंपायर के खात्मे के साथ ही सब बदल गया। सन 1946 से 1949 के बीच लड़ी गई पहली और दूसरी एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख अंपायर बिखर गया और लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसके बाद तवायफों का ये शाही मोहल्ला फिर एक बार वैश्यालय में बदल गया।
अब इस मोहल्ले पर राजा नहीं बल्कि शहर के अमीर लोग और अंग्रेजों का कब्जा था और इस शाही मोहल्ले का नाम बदलकर हो गया बाजारे हुस्न, यानी सुंदरता का बाजार, जहां जिस्मों का सौदा किया जाने लगा। ये जगह ब्रिटिश सिपाहियों के लिए एक आरामगाह बनकर रह गई। 1864 में ब्रिटिशर्स ने कंटेंजियस डिजीज एक्ट ऑफ 1864 लागू कर दिया, जिसके बाद तवायफों के मुजरे पर बैन लगा दिया गया। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने शाही तवायफों को तक ह्यूमिलेट किया था। अब आपको बताते हैं इस शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी कैसे पड़ा। असल में महाराजा रंजीत सिंह की स्क्वाड में एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था ध्यान सिंह डोगरा। उनका एक बेटा था जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रंजीत सिंह के बाद हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले में एक अनाज मंडी खोली थी और इस मंडी का नाम हीरा सिंह की मंडी पड़ गया। फिर 19वीं सदी आते आते इस पूरे एरिया को ही हीरा मंडी कहा जाने लगा। 19वीं सदी में तवायफों का दौर फिर से लौट चुका था। लाहौर में हीरा मंडी एक मशहूर जगह बन चुकी थी। 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ था, जिसे देखने हजारों लोग पहुंचे थे। इस मुकाबले में दोनों ही विजय रहे थे। अब हीरा मंडी की इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे ये जानना जरूरी है कि कैसे तवायफों ने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया था। यहाँ हम पूरे भारत की तवायफों का किस्सा सुनाएंगे। कहा जाता है कि संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में अदिति राव हैदरी ने जिस बिब्बो जान का कैरेक्टर निभाया है वो रोल अजीजन बाई के रोल से प्रेरित है। बात 1857 की क्रांति की है। उस वक्त अजीजन बाई कानपुर की एक मशहूर तवायफ हुआ करती थी। उसके कोठे पर ही 1857 की रणनीति पर चर्चा हुई थी, जिसमें नाना साहब तात्या टोपे के साथ सूबेदार टीका सिंह, शमाउद्दीन खान और अजीमुल खान ने शिरकत की। अजीजन बाई ने महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में पूरी मदद की। अजीजन बाई इस क्रांति में पुरुष का भेष धारण कर जंग में भी उतर गई थी और बाद में उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई। ऐसी ही और भी कई तवायफें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। गांधी जी के आंदोलन में भी हुस्नाबाई विद्याधरी बाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी किताबों में इनके संघर्ष की कहीं कोई दास्तान नहीं मिलती। हुस्नाबाई ने बाकी तवायफों को भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और गहनों की जगह लोहे की हथकड़ी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया था। सिद्धेश्वरी देवी ने तो अपनी महफिलों में देशभक्ति के गीत गाने शुरू कर दिए थे। गौहर जान जो एक मशहूर तवायफ हुआ करती थी, उनसे भी जुड़ा एक मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि 1921 में गांधी जी ने स्वराज फंड के लिए गौहर जान को परफॉर्म करने के लिए आग्रह किया। गौहर जान इस शर्त पर राजी हो गई कि गांधी जी उनकी परफॉर्मेंस के दौरान मौजूद रहेंगे। लेकिन जब गांधी जी नहीं पहुंचे तो गौहर जान ने उस परफॉर्मेंस से इकट्ठे हुए रुपयों में से सिर्फ आधे ही स्वराज फंड में दान दिए। तवायफों से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उन्हें आजादी की लड़ाई का अहम किरदार बनाती हैं। लेकिन इनसे जुड़ी एक विडंबना भी है कि जिन तवायफों ने आजादी की लड़ाई में इतना बढ़ चढ़कर योगदान दिया, समाज ने हमेशा उनसे किनारा करके ही रखा। खैर, वापस लौटते हैं हीरा मंडी पर। ऐसा कहा जाता है कि वहां की तवायफें अंग्रेजों के काफी करीब हुआ करती थी और वो उनकी जासूसी भी किया करती थी और उनसे मिलने वाली खुफिया जानकारी को स्वतंत्रता सेनानियों तक पहुंचाने का काम किया करती थी। फिर आया साल 1947। भारत आजाद हुआ, लेकिन लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना, जिसके बाद भी हीरा मंडी की तवायफों का दबदबा कायम रहा। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की उस वक्त की सबसे मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी नरगिस बेगम, जिन्हें निग्गो के नाम से भी जाना जाता था। पाकिस्तान में उन्होंने करीब 100 फिल्में की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले वो भी हीरा मंडी की एक तवायफ हुआ करती थी। इसी तरह भारत की बात की जाए तो जद्दन बाई का नाम संगीत के चाहने वाले काफी अदब से लेते हैं, लेकिन वो भी एक तवायफ ही थी। जद्दन बाई भारतीय अभिनेत्री और संजय दत्त की मां नरगिस की मां थी। वहीं अगर बात करें हीरा मंडी सीरीज की, तो ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं। मनीषा कोइराला के कमबैक और एक्टिंग ने हर किसी का दिल जीत लिया, लेकिन भंसाली की भतीजी शर्मीन सहगल की एक्टिंग को काफी ट्रोल किया जा रहा है। भंसाली के कई सालों का परिणाम है ये सीरीज।
जिसे क्रिटिसिज्म और तारीफें दोनों मिल रही हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है, आपको ये सीरीज पसंद आई या नहीं? हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार फ्राइडे अड्डा में।